हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे लॉज ऑफ मोशन के प्रैक्टिस क्वेश्चन का पार्ट 7। इसके पहले हम लोग ने जितने भी पार्ट्स थे उस पे इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व किया था और इसकी हम लोग ने थ्योरी भी कवर करी थी। आज हम लोग उसी के आगे के जो क्वेश्चंस है उनको सॉल्व करेंगे और इस पूरे डेक को बनाने के लिए हम लोग ने कुछ इमेजेस वगैरह का भी यूज किया है। उस के लिए मैं आपको एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगा। द इमेजेस यूज्ड इन आवर स्लाइड डेक आर ऑफ एजुकेशनल पर्पसेस ओनली. We respect the intellectual property rights of the original creators and owner of these images. If you are the owner of any of the images used in this deck and have any concerns or issues, please contact us at sathi@iitk.ac.in and we shall remove the images. स्टार्ट करते हैं अपने प्रैक्टिस क्वेश्चन के सेशन को। ये रहा आज का पहला क्वेश्चन। इस तरीके के जो क्वेश्चंस हैं हमारे, इनमें एक्चुअली क्या होता है कि हमें कुछ निर्देश दिए होते हैं और फिर दो स्टेटमेंट होते हैं। एक स्टेटमेंट को हम लोग बोलते हैं असर्शन और एक को बोलते हैं रीजन। तो यहां पर हमें बस इतना ध्यान देना है कि ये हमारे जो दो स्टेटमेंट हैं, क्या वो दोनों के दोनों सही हैं, या दोनों जो स्टेटमेंट है सही होने के बावजूद जो स्टेटमेंट सेकंड है वो पहला का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, या फिर पहला सही है दूसरा गलत है, या पहला गलत है दूसरा सही है। इस तरीके से हमें इनको देखना होता है। तो ये जो क्वेश्चन है इनमें मैं आपको क्या करूंगा, पहले इनको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा और एक्सप्लेन करने के बाद मैं आपको दूंगा 10 सेकंड का समय सॉल्व करने के लिए। उसके बाद फिर हम इसके सॉल्यूशन को भी डिस्कस करेंगे साथ में। तो देखिए, ये रहा हमारा जो पहला क्वेश्चन है। उसमें डायरेक्शन इस पे क्या दे रखा है उसको एक बार पढ़ लेते हैं, क्योंकि हमें अगर ये समझ पे आ गया तो हो सकता है एग्जामिनेशन में जब क्वेश्चन आए तो वो स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 करके ना आए, वो कुछ और लिखकर भी आ सकता है यहाँ पर, जैसे कि असर्शन रीजन भी हो सकता है। तो हमें करना क्या होता है देखते हैं। तो ईच ऑफ दीज क्वेश्चंस कंटेन्स टू स्टेटमेंट। ये दो स्टेटमेंट की बात हो गई। स्टेटमेंट फर्स्ट उसको असर्शन कहा गया और स्टेटमेंट सेकंड रीजन हो गया। तो ईच ऑफ दीज क्वेश्चंस आल्सो हैज 4 अल्टरनेटिव चॉइसेस, ओनली वन ऑफ विच इज द करेक्ट आंसर। यानी कि दो स्टेटमेंट तो हमें दे दिए, अब ये दो स्टेटमेंट देने के बाद हमारे पास ऑप्शन है ये 4। तो 4 ऑप्शंस क्या हैं उनको भी समझना होगा हमें। अब यहां से क्या है कि यू हैव टू सिलेक्ट वन ऑफ द कोड्स ABCD गिवन बिलो। तो अब देखिए यहां पर क्या है कि ये जो स्टेटमेंट फर्स्ट है सेकंड, अब ये कहना क्या चाहता है उसको हम लोग अभी छोड़ते हैं, पहले समझ लेते हैं कि इस पूरे क्वेश्चन का स्ट्रक्चर क्या होता है, किस तरीके से ये क्वेश्चन पुट किया जाता है। तो ये हो गया। अब यहां पर देखेंगे अगर कि ये जो ऑप्शन ए है इसमें लिखा हुआ है स्टेटमेंट इज ट्रू, स्टेटमेंट फर्स्ट इज ट्रू, स्टेटमेंट सेकंड इज ट्रू। पहला स्टेटमेंट दूसरा स्टेटमेंट दोनों ट्रू हैं, और जो सेकंड स्टेटमेंट है वो पहले का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। स्टेटमेंट सेकंड इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर द स्टेटमेंट फर्स्ट। ये है ऑप्शन ए। तो अगर ऐसा होता है, इनको पढ़ने के बाद अगर हमें ऐसा लगता है तो हम ए में इस तरीके से टिक करते हैं या ए ऑप्शन को चूज करते हैं, आंसर देते हैं। ऑप्शन बी की अगर बात करें तो स्टेटमेंट फर्स्ट इज ट्रू, स्टेटमेंट सेकंड इज ट्रू, यानी कि दोनों सही तो है, बट जो स्टेटमेंट सेकंड है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है स्टेटमेंट फर्स्ट का, यानी कि स्टेटमेंट सेकंड इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर स्टेटमेंट फर्स्ट। फिर यहां पर आता है कि जो इसके अगला है वो ये है कि स्टेटमेंट फर्स्ट तो ट्रू है बट सेकंड जो है वो फॉल्स है, या फिर जो पहला स्टेटमेंट है वो फॉल्स है और दूसरा जो है वो ट्रू है। ये हमारे पास 4 ऑप्शन होते हैं ABCD करके, ठीक है। तो अब हम बताएंगे इस पे कि स्टेटमेंट फर्स्ट और स्टेटमेंट सेकंड क्या कह रहा है, फिर उसके बाद आपको इस पे मैं एक्सप्लेन करूंगा 10 सेकंड के बाद इनको, ठीक है। स्टेटमेंट फर्स्ट क्या दे रखा है, इट इज ईजियर टू पुल अ हैवी ऑब्जेक्ट देन टू पुश इट ऑन अ लेवल ग्राउंड। किसी एक हैवी ऑब्जेक्ट को पुल करना इजी होता है एज कंपेयर टू उसको पुश करना, ठीक है, किसी लेवल ग्राउंड पर। स्टेटमेंट सेकंड क्या है, द मैग्नीट्यूड ऑफ द फ्रिक्शनल फोर्स डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द टू सर्फेसेज इन कॉन्टैक्ट। तो जो फ्रिक्शनल फोर्स का मैग्नीट्यूड होता है वो डिपेंड करता है कि दो सर्फेसेस का नेचर कैसा है, वो जो दो सर्फेस आपस में कांटेक्ट में है। तो नेचर से यहाँ पर किस चीज को रिप्रेजेंट किया जा रहा है, नेचर जब हम लोग फ्रिक्शनल फोर्स का फॉर्मूला लिखते हैं तो वहां पर नेचर ऐसा कौन सा वहां पर टर्म मौजूद होता है जो ये इस लाइन को अपने साथ इनकॉर्पोरेट करता है। तो आप फ्रिक्शनल फोर्स का जो एक्सप्रेशन है उसको याद करिए और सोचिए कि उस पर ऐसा कौन सा टर्म है जो नेचर ऑफ टू सर्फेसेस को अपने साथ
लेकर चलता है। कुछ तो ऐसा बोलते हैं ना हम लोग, याद करिएगा इसको, फिर मैं आगे तो एक्सप्लेन करूंगा ही। स्टेटमेंट इस पे जो फर्स्ट है, इसके लिए जो हिंट है वो ये है कि हैवी ऑब्जेक्ट को अगर हमें पुल या पुश करना है तो उसपे से कौन सा इजी रहेगा, इसको आप फोर्स के कंपोनेंट निकाल कर देखेंगे। और किसी चीज को इजी होता है पुल करना या पुश करना, वो डिपेंड करता है कि जैसे दो सरफेस के बीच की अगर हम फ्रिक्शन की बात करें, तो वो फ्रिक्शनल फोर्स बढ़ रहा है या घट रहा है, उससे चीजें हमारी इजी बनती हैं उनको मूव कराने में। जैसे कि मान लीजिए कि एक बहुत बड़ी अलमीरा हो और मूव ना कर रही हो, और आपने क्या किया, जो फर्श है और जो अलमीरा है उसके बीच में आपने ऑयलिंग कर दी, बहुत जबरदस्त ऑयलिंग कर दिया, ग्रीजिंग कर दी, तो उससे वो आसानी से मूव होने लगेगा। तो आपने क्या किया वहां पर, तो इस तरीके से कुछ सोचिए इसको और आंसर दीजिए। मैं आपको 10 सेकंड का समय दे रहा हूं, उसके बाद फिर हम इसके सॉल्यूशन को डिस्कस करेंगे। आइए इसके सॉल्यूशन को देखें हम लोग। तो यहां पर जो ये दो हमारे स्टेटमेंट हैं, इस पे अब देखिए कि जैसे कि ये हैवी हैवी ऑब्जेक्ट की बात करी जाए या जो हमारा एक उस पे हम पुल कर रहे हैं या पुश कर रहे हैं, उसमें क्या होगा कि अब जो ये हमारा एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, एक हैवी ऑब्जेक्ट है, उसमें हमने मान लीजिए क्या किया, पुश किया, ठीक है। तो जब हम पुश करेंगे, पुश करने की वजह से मान लीजिए कि ये कोई एक ऑब्जेक्ट है और उस ऑब्जेक्ट पे हमने यहाँ पर पुश किया उसको, तो उसको जब हम लोग पुश करेंगे तो उसके पुश करने की वजह से इस तरीके से वो दो कंपोनेंट्स पर फोर्स डिवाइड होगा, ठीक है। अब हमने इसको पुश किया, अब देखिए ये जो पुश और पुल है ना, ये भी डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से उसको कर रहे हैं। यानी कि अगर ये जो पुश है, आपने इसको ऊपर से पुश किया है, मतलब आपकी हाइट ज्यादा है और आपने इसको यहां से खड़े होकर इसको इस कॉर्नर से पुश किया है, तो जब आप इसको पुश करेंगे तो फोर्स आप इस डायरेक्शन पर एक्चुअली लगा रहे होंगे, है ना। तो जब आप इस डायरेक्शन पर फोर्स लगा रहे होंगे तो इस फोर्स को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, इसके दो कंपोनेंट हो जाएंगे, एक इधर और एक इधर। तो डाउनवर्ड डायरेक्शन पर जो mg एक्ट हो रहा होगा, उसी डायरेक्शन पर एक और आ जाएगा फोर्स, जो कि हमारा बन जाएगा एफ साइन थीटा। तो जो नॉर्मल फोर्स होगा वो एफ साइन थीटा को भी उसको अब काउंटर बैलेंस करना होगा, यानी कि नॉर्मल रिएक्शन फोर्स जो होगा वो बढ़ जाएगा, जिसके कारण से जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो बढ़ जाएगा। तो आपको उसको ओवरकम करने के लिए अब क्या करना पड़ेगा, ज्यादा फोर्स अप्लाई करना होगा इस डायरेक्शन पर उसको मूव कराने के लिए। बात समझ गए ये चीज। और यही अगर आपकी हाइट पर अगर अब देखा जाए कि आप थोड़े लंबे हैं इस ऑब्जेक्ट से और आपने इसको क्या किया, पुल किया, तो जब आप इसको पुल करेंगे, पुल करने में क्या होगा, फोर्स आपने ऐसे लगाया, तो इसके लगाने की वजह से एक फोर्स इधर आया और एक फोर्स इधर आया, ठीक है। इसको अगर हम लोग एफ साइन थीटा कहें, क्योंकि ये वाला एंगल थीटा मान रहे हैं हम लोग, तो ये एफ साइन थीटा हो जाएगा। अब ये जो एफ साइन थीटा है, ये और जो नॉर्मल फोर्स होगा और इधर जो mg होगा, तो जो नॉर्मल फोर्स होगा वो यहां पर निकल कर आएगा हमारा, या फिर इसको लिख सकते हैं कि ये दोनों सेम डायरेक्शन पर हैं, तो n प्लस एफ साइन थीटा, और ये हो जाएगा mg, ये हो गया। जिसके कारण से हम लोग नॉर्मल देख सकते हैं कि नॉर्मल हो जाएगा एफ साइन थीटा माइनस mg, ये हो गया, ठीक है, ये निकल कर आ गया बस। तो ये जो नॉर्मल हुआ यहाँ पर, ये क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। तो नॉर्मल जब डिक्रीज हो ये सॉरी 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 सॉरी, ये नहीं, mg माइनस एफ साइन थीटा, ठीक है, ये आएगा। तो यहां पर जो नॉर्मल था वो क्या हो गया, डिक्रीज हो गया जब हमने इसको पुल किया, जिसके कारण से जो फ्रिक्शनल फोर्स होगा वो भी घट जाएगा, क्योंकि वो होता है म्यू एन। तो जब ये एन घट गया तो ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो भी घट जाएगा, तो उसको हमें मूव कराना आसान हो जाएगा, ठीक है। यहां तक बात समझ पे आई। अब इसी में इस कंडीशन को अगर हम मानकर चले तो इस तरीके से निकल कर आ जाएगा। अब बस आपको आगे क्वेश्चन कभी ऐसा आ सकता है कि ये जो हाइट है वो कैसी हो, छोटी हो, उस केस में अगर हम इसको पुल करेंगे, अगर इसको हम लोग पुल करेंगे, ऐसे कुछ पुल करेंगे, तो बस वही है कि अगर हम हमारी इस ऑब्जेक्ट से बहुत हाइट छोटी और इसको हम पुल करें तो वो फोर्स हमारा ऐसे हो जाएगा। तो बस हमें ध्यान क्या देना है वो आपको देखना है कि अगर आपके
पुल करने से किसी भी तरीके से ये ऑब्जेक्ट क्या हो रहा है, इस पे ये जो नॉर्मल फोर्स है वो बढ़ रहा है, तो फ्रिक्शनल फोर्स बढ़ेगा जिसके कारण से आपको उस पर टफ होगा। और नॉर्मल घट रहा है, तो नॉर्मल घटने की वजह से जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो भी हमारा घट जाएगा, तो आसान होगा मूव कराना। तो बस इतना आपको ध्यान देना होता है। ठीक है, क्लियर, समझ पे आ गई बात? तो आपको पूरा अपना ध्यान लगाना है वो नॉर्मल फोर्स पर ध्यान लगाना है। सिचुएशन कैसी भी हो, आप फोर्स को लिखिए, फोर्स देखिए वो नॉर्मल फोर्स को घटा रहा है या बढ़ा रहा है। नॉर्मल फोर्स अगर बढ़ेगा तो फ्रिक्शनल फोर्स बढ़ेगा, वो हार्ड हो जाएगा। और अगर एक नॉर्मल फोर्स जो वहां पर घट रहा होगा तो उसको मूव कराना इजी हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये बात समझ पे आएगी कि हाँ ठीक है, ये जो स्टेटमेंट है वो हमारा ट्रू है। अब यहाँ पर जो अगला स्टेटमेंट है उसको अगर देखा जाए कि द मैग्नीट्यूड ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ टू सर्फेसेज इन कांटेक्ट। जो मैग्नीट्यूड है फ्रिक्शनल फोर्स का वो डिपेंड करता है कि दो सर्फेसेस के बीच जो सर्फेसेस कांटेक्ट में उनके बीच में नेचर कैसा है। तो अगर हम लोग इसको बात करें तो होता क्या है एक्चुअली कि ये जो नेचर वाला टर्म है वो म्यू रिप्रेजेंट करता है। जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होता है ना, आप लोग ने कहीं पर भी ये जो जब लाइन पढ़ी होगी तो उस पर ये पढ़ा होगा कि कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन टू सरफेसेस, आती है बात ये बिटवीन टू सरफेसेस। तो जो नेचर है, नेचर डिसाइड करता है दो सरफेसेस के बीच में कि जो फ्रिक्शनल फोर्स होगा वो कितना एक्ट होगा एक बॉडी की, एक सरफेस की वजह से दूसरे सरफेस पे। यानी कि वो जो नेचर की बात हो रही है वो पूरा का पूरा हमारा म्यू पर डिपेंड करता है। तो मैग्नीट्यूड हम लोग जानते हैं कि जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है वो हमारा होता है म्यू इंटू एन। ठीक है, वैसे इसको या फिर इसको और अच्छे तरीके से लिखें तो ये हो जाता है एफ इज लेस देन और इक्वल टू म्यू एन। बात समझ पे आई? ठीक है, क्लियर, इसको ये आप इस तरीके से समझ सकते हैं। तो एफ इज इक्वल टू म्यू एन हो गया, यानी कि दोनों के दोनों जो स्टेटमेंट है वो हमारे कैसे हैं, सही है। तो जब दोनों स्टेटमेंट हमारे सही हैं, बट यहां पर ध्यान दीजिए कि जो स्टेटमेंट सेकंड है वो फर्स्ट का हमारा करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। इस बात को जानकर कि जो म्यू है वो दो सरफेसेस के बीच के नेचर पर, जो उनका नेचर होता है उस पर डिपेंड करती है, वो इस चीज पर हमें नहीं एक्सप्लेन कर रहा कि किसी ऑब्जेक्ट को पुल या पुश करना इजी है या डिफिकल्ट है, ये चीज एक्सप्लेन नहीं हो पा रही है। दोनों अपने आप में ट्रू है, तो हमारा जो बी ऑप्शन होगा वो करेक्ट हो जाएगा कि जो दोनों स्टेटमेंट है वो ट्रू तो है, बट जो सेकंड वाला स्टेटमेंट है वो पहले का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, या या फिर कह लीजिए कि पूरा एक्सप्लेनेशन नहीं है। आगे बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब इसी तरीके से देखिए सारे क्वेश्चंस हैं, तो मैं यहाँ पर आपको अब हर बार ये जो इस पे रूल्स वगैरह है वो नहीं बताऊंगा, अब मैं सिर्फ क्वेश्चंस को सीधे डिस्कस करूंगा। तो ये जो सारी चीजें वो मैं नहीं बता रहा, सीधे यहाँ पर स्टेटमेंट से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो स्टेटमेंट फर्स्ट क्या है, अ क्लॉथ कवर्स अ टेबल। और देखिए ये जो ऑप्शन है ना ये भी हमारे सेम ही है, कोई इस पे डिफरेंस अब नहीं आएगा। जितने भी ये स्टेटमेंट, सेकंड स्टेटमेंट फर्स्ट वाले इस तरीके से करके क्वेश्चन है, या असर्शन रीजन के जो क्वेश्चन है, असर्शन एंड रीजन करके भी आ सकता है, तो ध्यान दीजिए। ओके, स्टेटमेंट फर्स्ट, अ क्लॉथ कवर्स अ टेबल। एक क्लॉथ कवर कर रहा है टेबल को, सम डिशेज आर केप्ट ऑन इट, उसके ऊपर कुछ डिशेज रखी हुई हैं। द क्लॉथ कैन बी पुल्ड आउट विदाउट डिसलॉजिंग द डिशेज फ्रॉम द टेबल। अब ये होता है कि नहीं होता, कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। उसके बाद स्टेटमेंट सेकंड है, फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। हर एक एक्शन के लिए हमें उसका इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन मिलता है। तो ये वाला स्टेटमेंट क्या सही है? क्या ये सही है? और अगर दोनों सही है तो ये क्या दूसरा वाला इसको एक्सप्लेन कर पा रहा है? ये सारी चीजें आप इसको पढ़िए, समझिए। अब ये तो सीधे सीधे स्टेटमेंट है ना, मैं आपको 10 सेकंड का समय दे रहा हूं, उसके बाद फिर हम इसके सॉल्यूशन को डिस्कस करेंगे। आइए इसके सॉल्यूशन को हम लोग डिस्कस करें। तो यहां पर जो हमारे पास ये दो स्टेटमेंट दिए हुए हैं, इनमें से अगर हम लोग बात करें पहले वाले स्टेटमेंट की, तो हो क्या रहा है देखिए कि जो
एक टेबल है, उस पे कपड़ा पड़ा हुआ है और उसके ऊपर डिशेज रखी हुई हैं, तो क्लॉथ को पुल किया जा सकता है बिना डिशेज को गिराए हुए। बिल्कुल, ये ऐसा हम लोग ने कई बार देखा है। तो हाँ, ये जो स्टेटमेंट है वो एकदम सही है, इस पे कोई गलती नहीं है। फिर आता है कि हर एक एक्शन के लिए उसका अपोजिट रिएक्शन होता है, ये भी बिल्कुल सही है। थर्ड लॉ ऑफ मोशन। बट ये वाला जो फेनोमेना है, इसका इस्तेमाल करके कैसे हम लोग एक्सप्लेन करेंगे? क्या ये जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है, क्या इससे ये एक्सप्लेन एक्सप्लेन हो रहा है? नहीं। स्टेटमेंट अपने आप में सही है, आपने इसको देखा है तो हाँ ये सही है, इसको आपने पढ़ा है तो हाँ ये सही है, बट ये इसको एक्सप्लेन कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है, ये आपको सोचना है। तो ये वाला जो है, ये स्टेटमेंट इसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा, क्योंकि यहां पर हम लोग को फ्रिक्शन वगैरह के बारे में ध्यान देना होता है, वो उससे एक्सप्लेन होता है। दूसरा, इसका एक और एक्सप्लेनेशन होता है, सिंपल, बहुत सिंपल, ड्यू टू इनर्सिया, कि हम लोग ने मूव क्लॉथ को कराया है, जबकि ड्यू टू इनर्सिया जो डिशेज हैं वो वहीं टेबल उसी जगह पर रहने की कोशिश करेंगे, तो जो क्लॉथ है वो बाहर आ जाएगा, जबकि जो डिशेज हैं वो वहीं की वहीं रहेंगी। ठीक है, तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से मतलब उसको हम लोग एक्सप्लेन करते हैं, बट उसका और भी थोड़ा सा आगे का एक्सप्लेनेशन होता है। यानी कि दोनों स्टेटमेंट हमारे करेक्ट हैं, बट ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, यानी कि आंसर बी हमारा हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। स्टेटमेंट फर्स्ट, अ बुलेट इज फायर्ड फ्रॉम अ राइफल इफ द राइफल रिकॉइल्स फ्रीली, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द राइफल इज लेस देन दैट ऑफ द बुलेट। फिर दूसरा स्टेटमेंट कि इन द केस ऑफ अ राइफल बुलेट सिस्टम द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इज वायलेटेड। तो यहां पर हमें देखिए कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ऑफ कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, इनका इस्तेमाल करके देखना होगा कि क्या ये चीज सही आ रही है। दूसरा जो स्टेटमेंट है, इस पे हम लोग को देखना है कि इन केस ऑफ राइफल बुलेट सिस्टम द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इज वायलेटेड, तो क्या ऐसा होता है, क्या ऐसा होता है, इसको हमें देखना है। ठीक, तो यहां पर भी जो ऑप्शंस है हमारे वैसे ही हैं, ए बी सी डी करके। ए है स्टेटमेंट फर्स्ट इज ट्रू, स्टेटमेंट सेकंड इज ट्रू, स्टेटमेंट सेकंड इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर स्टेटमेंट फर्स्ट, स्टेटमेंट फर्स्ट इज ट्रू, स्टेटमेंट सेकंड इज ट्रू, स्टेटमेंट सेकंड इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर स्टेटमेंट फर्स्ट। सी है स्टेटमेंट फर्स्ट इज ट्रू, स्टेटमेंट सेकंड इज फॉल्स, स्टेटमेंट फर्स्ट इज फॉल्स, स्टेटमेंट सेकंड इज ट्रू। तो मैं अब आपको 10 सेकंड का समय दे रहा हूं, और जो मैंने हिंट्स दिए हैं उस पर आप सोचिए और इसको सॉल्व करिए। 10 सेकंड के बाद फिर हम इसके सॉल्यूशन को डिस्कस करेंगे। आइए इसके सॉल्यूशन को देखें हम लोग। तो जैसे कि हम लोग को यहाँ पर दिया हुआ है कि एक बुलेट को हमने फायर किया एक राइफल से, और राइफल रिकॉइल हुई, यानी कि वो पीछे तरफ आई। तो उसके रिकॉइल होने पर हमें ये बताना है कि जो काइनेटिक एनर्जी होगी राइफल की, क्या वो कम होगी बुलेट से। तो एक चीज जो है हमारा राइफल बुलेट सिस्टम पर, वो ये है कि जो इसका मोमेंटम होता है वो कंजर्व्ड होता है। अब क्योंकि एक राइफल है और राइफल के अंदर बुलेट है, और बुलेट को फायर जब किया गया है तो कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं एक्ट हुआ है, वो जो इंटरनल एक तरीके से कह लीजिए कि बस्ट जो हुआ, उसके कारण से बुलेट आगे निकल कर गई, और जो ये है हमारा राइफल, वो पीछे तरफ जाता है ड्यू टू मोमेंटम कंजर्वेशन। ठीक है, यानी कि मोमेंटम कंजर्वेशन तो हमारा फॉलो ही फॉलो हो रहा है। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर कि जो स्टेटमेंट सेकंड है, यहां पर लिखा हुआ है कि इन केस ऑफ अ राइफल बुलेट सिस्टम द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इज वायलेटेड। यहां पर क्या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ये वायलेट होता है? नहीं, ये नहीं होता, तभी हम लोग यहाँ पर इसको लगा पा रहे हैं, और इससे फिर हम लोग निकाल कर देखेंगे क्या होगा क्या नहीं। तो देखिए, जो स्टेटमेंट सेकंड है वो तो हमारा रॉन्ग हो गया। ये जो स्टेटमेंट सेकंड है वो क्या है? रॉन्ग है, एकदम रॉन्ग है। स्टेटमेंट सेकंड रॉन्ग हो गया। अब पहले वाले को हम लोग देखते हैं करके कि काइनेटिक एनर्जी जो है राइफल की वो कम आ रही है बुलेट से या नहीं आ रही। तो मोमेंटम कंजर्वेशन जब हम लोग ने लगाया, तो एमबीवीबी यानी कि ये बुलेट के बारे में बात हो गई, और ये राइफल के बारे में बात हो गई। तो मास ऑफ बुलेट इनटू वेलोसिटी ऑफ बुलेट इज इक्वल टू मास ऑफ राइफल इनटू वेलोसिटी ऑफ राइफल। मोमेंटम कंजर्वेशन से आ गया, एक का मोमेंटम इधर और एक का मोमेंटम इधर, और दोनों ही हमारे बराबर हो जाएंगे, इक्वल एंड अपोजिट हो जाएंगे। अब अगर हम लोग काइनेटिक एनर्जी की बात करें,
तो बुलेट की काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी हाफ एम बी वी बी स्क्वायर, और जो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी राइफल की वो हो जाएगी हाफ एम आर वी आर स्क्वायर। अब इसको हम लोग अगर देखें तो देखो हाफ से हाफ कैंसिल हो जाएगा, हाँ है ना। अब इस जगह पर जो ये है एम आर, वो क्या होगा। अब हम लोग जानते हैं कि ये वाला जो है, इससे हम लोग निकाल सकते हैं ये एक्सप्रेशन कि एम बी बाई एम आर, या फिर एम आर बाई एम बी निकाल दीजिए कि एम आर बाई एम बी, ये एम आर बाई एम बी हो जाएगा, यानी कि वी बी बाई वी आर। तो अब यहाँ पर या फिर ये एम आर ये एम आर बाई एम बी, और ये वी बी बाई वी आर हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर आप एम बी बाई एम आर रखना चाहते हैं तो इसको रख सकते हैं, या फिर वी बी बाई वी आर की जगह पर रख सकते हैं। ये बन जाएगा एम बी, और वी बी बाई वी आर का होल स्क्वायर लिखा जा सकता है इसको, ये एम बी बाई एम आर तो आ गया, और वी बी बाई वी आर को लिखा जा सकता है एम आर बाई एम बी, यानी कि एम आर बाई एम बी का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा। ठीक है, ये जो है वो हमारा हो गया इसका काम इस एक्सप्रेशन से। ठीक है, ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट। अब इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा एम बी, और यहाँ पर मतलब एक एम बी से एक एम बी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो नीचे सिर्फ एक एम बी बचेगा, यानी कि यहाँ पर ये एम आर बाई एम बी लिखा जा सकता है ना, स्क्वायर हटाकर हमने ऐसे लिख दिया। तो एक एम बी से एक एम बी कैंसिल आउट हो गया, और एक एम आर से एक एम आर कैंसिल हो गया, ये बन गया एम आर बाई एम बी। ठीक है, ये चीज बन गई जो कि ई के बी बाई ई के आर हो गया। अब हम लोग जानते हैं कि जो मास ऑफ राइफल होता है वो ज्यादा होता है, यानी कि मास ऑफ राइफल क्या है, ज्यादा है एज कंपेयर टू मास ऑफ बुलेट। तो म, अगर एम आर ज्यादा है तो यहाँ पर ये देखिए, ये अगर ज्यादा है तो ये भी ज्यादा होगा, और ये अगर कम है तो ये भी कम होगा। इन दोनों में कंपैरिजन में ये कम है और ये ज्यादा है, तो इस तरफ भी हमारा ये कम और ये ज्यादा होगा, यानी कि काइनेटिक एनर्जी जो राइफल की होगी वो कम होगी एज कंपेयर टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ बुलेट। ठीक है, या फिर इसको कहें तो यही कह सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ बुलेट इज ग्रेटर देन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द राइफल। तो एनर्जी कंजर्वेशन को भी हम लोग सॉरी एनर्जी कंजर्वेशन को नहीं, हम लोग यहाँ पर वो एनर्जी का रेशियो निकाल रहे हैं मोमेंटम कंजर्वेशन को अप्लाई करके। ओके, यानी कि जो ऑप्शन सी होगा वो हमारा सही हो जाएगा कि पहला वाला स्टेटमेंट तो हमारा ट्रू है बट दूसरा वाला गलत है। आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब देखिए, इस तरीके क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने के लिए मैंने इतना ज्यादा समय लिया है, बट अगर आपने किसी भी तरीके से ये ढूंढ लिया कि जो स्टेटमेंट सेकंड है वो गलत है, तो आपको पहले वाले को सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, आपको उसके बारे में सोचने की जरूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर आपको ये पता चलेगा कि ये गलत है तो सिर्फ एक ही ऑप्शन है जहां पर कि स्टेटमेंट सेकंड जो है वो गलत दिया हुआ है, और वो है ऑप्शन सी। क्लियर? तो इस तरीके से भी हमें सोचना होता है एग्जामिनेशन में, जरूरी नहीं कि हर बार हम उसको हर एक चीज को सॉल्व करके आंसर निकालें, क्योंकि एग्जामिनेशन में टाइम बचाना बहुत जरूरी होता है। आगे बढ़ते हैं अब नेक्स्ट प्रॉब्लम पर। इस पे भी वैसे ही क्वेश्चन है, मतलब जो फॉर्मेट है वही स्टेटमेंट वन स्टेटमेंट टू करके दिया हुआ है। तो या इसको या फिर असर्शन रीजन के भी क्वेश्चन को बोला जाता है। न्यूटन सेकंड लॉ इज एप्लीकेबल ऑन अ बॉडी विद रिस्पेक्ट टू एन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। दूसरा स्टेटमेंट है, इन ऑर्डर टू अप्लाई न्यूटन सेकंड लॉ ऑन अ बॉडी ऑब्जर्व फ्रॉम अ नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस वी अप्लाई स्यूडो फोर्स विच इज एन इमेजिनरी फोर्स। मतलब ये एक तरीके का इमेजिनरी फोर्स होता है। अब यहां से जो है वो हमें ये बताना है कि इसके लिए ये भी पता होना चाहिए कि न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन हम कहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं और कहाँ पर नहीं, यानी कि उसके लिमिटेशंस क्या क्या हैं ये हमें पता होना चाहिए, और उन लिमिटेशंस को हटाने के लिए हमारे पास क्या टेक्निक या टूल्स मौजूद हैं। तो उन्हीं चीज से यहाँ पर हम इसको सॉल्व करेंगे। फिर उसके बाद ये जो चार ऑप्शंस हैं इन्हीं में से कोई हमारा एक आंसर होगा। तो इस वजह से मैं आपको 10 सेकंड का समय दे रहा हूं, आप इसको सॉल्व करिए। पूरा ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है ये, इसको आप समझिए, उसके बाद फिर हम इसको डिस्कस करेंगे। आइए इसके सॉल्यूशन को देखें।
अगर हम इसके जो फर्स्ट स्टेटमेंट है उस पे बात करें तो ये बोला इन्होंने कि जब हम इनर्शियल फ्रेम से किसी बॉडी के मूवमेंट को देख रहे होते हैं तो वहां पर सेकेंड लॉ ऑफ मोशन एप्लीकेबल है। बिल्कुल, इनर्शियल फ्रेम का मतलब है एक ऐसे फ्रेम जहां पर न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का एप्लीकेशन हो। ये इनर्शियल फ्रेम की कभी कभी डिफिनीशन भी दी जाती है कि इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऐसे होते हैं जहां पर कि न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन एप्लीकेबल हो, या फिर इसको कहा जा सकता है कि एक ऐसे हमारे फ्रेम जो कि या एक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहे हो, ठीक है, तो हम उनको इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं। उसी तरीके से जो नॉन इनर्शियल फ्रेम होते हैं, नॉन इनर्शियल फ्रेम में हम लोग क्या करते हैं कि जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस मूव कर रहा है उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होती, वो एक्सेलरेटेड होते हैं, या तो रिटार्ड कर रहे होते हैं या तो एक्सेलरेट कर रहे होते हैं। उस केस में जो न्यूटन सेकेंड लॉ है वो हमारा एप्लीकेबल नहीं होता किसी भी बॉडी को अगर हम उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस से ऑब्जर्व करें। और अगर चाहते हैं कि हम लोग जो किसी बॉडी को ऑब्जर्व कर रहे हैं उसमें सेकेंड लॉ ऑफ मोशन को अप्लाई कर सके तो हमें कुछ एक्स्ट्रा स्यूडो फोर्सेस लगाने होते हैं, जैसे कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक स्यूडो फोर्स है, या फिर अगर कोरियोलिस फोर्स की बात करी जाए, या फिर अगर हम बात करें जैसे कि दूसरे हमें स्यूडो फोर्सेस लगाने होते हैं अलग अलग सिचुएशन पर। ओके, तो दोनों ही स्टेटमेंट हमारे करेक्ट हैं, और ये जो पहला वाला स्टेटमेंट है उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है सेकंड वाला, तो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब आज के आखिरी क्वेश्चन पर। अ फ्लेक्सिबल यूनिफॉर्म चैन ऑफ मास m एंड लेंथ l सस्पेंडेड वर्टिकली, एक फ्लेक्सिबल यूनिफॉर्म चैन है जिसका कि मास m है और लेंथ l है, सो दैट इट्स लोअर एंड जस्ट टचेस द surface ऑफ अ टेबल। When the upper end of the chain is released, it falls with each link coming to rest and the instant it strike the table। यानी कि चैन है और चैन ऊपर ऐसे लटकी हुई है और जैसे ही उसको छोड़ा जा रहा है तो हर एक जो उसकी लिंक होती है वो जैसे ही जमीन उस पे जमीन पर गिरती है तो उछलती नहीं है या किसी तरीके का बाउंस बैक नहीं होता, वो चुपचाप रेस्ट में आ जाती है। तो द फोर्स exerted by the chain on the table at the moment when y part of the chain has already rested on the table, यानी कि अगर टोटल लेंथ y थी तो उसकी टोटल लेंथ अगर l थी तो उसकी y लेंथ टेबल पर रख चुकी है, उस समय उस पर कितना फोर्स लग चुका है, तो हमें चेंज इन मोमेंटम फाइंड करना होगा और वहां से चीजें निकालेंगे। तो इसके जो ऑप्शन है वो है ए 3 mg/l, बी 3 mg/l, सी 2/3 mg/l और डी है 1/3 mg/l। मैं आपको 10 सेकंड का समय दे रहा हूं, उसके बाद फिर हम इसके सॉल्यूशन को डिस्कस करेंगे। आइए देखते हैं इसके सॉल्यूशन को। तो यहां पर देखिए है क्या कि ये जैसे इस डायग्राम पर अगर आप देखें, ठीक है, अगर आप इस डायग्राम पर देखें तो यहां पर क्या है कि इस जगह पर जैसे ये पूरी चैन थी ऐसे, अब ये चैन नीचे टेबल पर क्या हुई, आकर गिरी, तो थोड़े थोड़े करके यहाँ पर चैन ऐसे कुछ ऐसे ढेर बना लेगी। बस हमें ध्यान ये देना है कि वो बाउंस बैक नहीं हो रही किसी तरीके से और वो चैन ऐसे गिरेगी। तो ये जो लेंथ है यहाँ पर, ये जो लेंथ यहाँ पर है जो आकर रेस्ट कर चुकी है वो वाई लेंथ है। ठीक है, वो कितनी है, वाई लेंथ है टेबल पर। तो बाकी बची लेंथ कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी एल माइनस वाई। ठीक है, इतना ध्यान देना और वहां से फिर हमारा आगे आंसर निकल कर आ जाएगा। तो सपोज F इक्वल टू फोर्स ऑन द टेबल ड्यू टू वेट ऑफ द चैन ऑन द टेबल, ये वेट की वजह से फोर्स हो गया। दूसरा, मोमेंटम ऑफ द चेन ट्रांसमिटेड ऑन द टेबल, जो क्योंकि आकर वो गिर रही है चैन तो उसके गिरने की वजह से कितना मोमेंटम ट्रांसफर हुआ। तो हमने इसको मान लिया अगर F1 और इसको मान लिया F2। ठीक है, इसको मान लेते हैं कि F2 है, लेट कर लिया हमने कि ऐसा है। तो जो F1 होगा हमारा वो हो जाएगा, देखिए कितना, m/l इंटू वाई इंटू जी। अब इसका क्या मीनिंग है, देखिए m/l क्या किया हमने, मास डेंसिटी निकाल ली, इसकी मतलब लीनियर मास डेंसिटी निकाल ली। अगर टोटल लेंथ इसकी l है तो यूनिट लेंथ में कितना मास होगा, वो हो जाएगा m/l। और क्योंकि y लेंथ ये ड्रॉप हुई है, यहाँ पर y लेंथ ड्रॉप हुई है, उतनी तो आकर यहाँ पर टकराएगी, उतना ही तो ढेर बनेगा यहाँ पर।
तो वो हो जाएगा m/l इंटू वाई, ये मास निकल कर आ गया कि इतनी यहां पर गिर चुकी है। m/l इंटू वाई किया और इंटू जी कर दिया, तो ये फोर्स निकल कर आ गया। ठीक है, F1 इसके वेट की वजह से। अब इसके चेंज इन मोमेंटम से हम लोग निकालेंगे, तो वो हो जाएगा dp इज इक्वल टू डी एम वी, ये p है, ये mv। ओके, अब जब हम लोग यहाँ पर मास रखेंगे इसको, तो इसको ये बन जाएगा m/l इंटू डी वाई। ये मास हो गया, ये जो मास है इस मास की जगह पर आ गया m/l इंटू डी वाई। ये वही डेंसिटी इंटू लेंथ, ये उतना मास हो गया जितना एक एक टुकड़ा आ रहा है थोड़ा थोड़ा। और इसमें कितना मूवमेंट हुआ होगा, या कितना, ये आ जाएगा v। ठीक है, ये आ जाएगा v, क्योंकि v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2GS होता है। तो ये जो ड्रॉप हुई है, ये जो लेंथ ड्रॉप हुई है, वो कितनी ड्रॉप हुई है, y लेंथ। तो यहाँ पर y आ जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी 0 हो गई, स्क्वायर हटेगा तो अंडर रूट आ जाएगा, वही लिखा हुआ है। यानी कि ये हो गया मास और ये हो गया वेलोसिटी। बस ध्यान इस पे ये देना है कि ये जो मास और वेलोसिटी है वो किस तरीके से दी हुई है, ये चेंज इन मोमेंटम के टर्म्स पर दी हुई है। ठीक है, डीपी के टर्म्स पर। अब बस इसको हम लोग टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लेंगे, तो डीपी बाई डी टी निकल कर आ जाएगा F2, जो कि होगा m/l dy बाई डी टी रूट 2g/y। यहां से हम लोग ये जो dy बाई डी टी है, ये बन जाएगा हमारा रूट 2g/y, क्योंकि यहां पर जो लेंथ है वो हम निकाल सकते हैं s इज इक्वल टू हाफ टी स्क्वायर का यूज करके। ठीक है, तो एक तरीके से ये क्या है, हमारी वेलोसिटी है, तो s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ टी स्क्वायर से हम टाइम क्या निकालें, सीधे मतलब निकाल लीजिए, सीधे निकल कर आ जाएगा ना, हमें वेलोसिटी तो चाहिए, इस डायरेक्शन पर वेलोसिटी तो है, ये जो है ये dy बाई डी टी ही तो है। ठीक है, बस ये चीज मतलब निकल कर आ गई, तो सेकंड का नहीं, सीधे यहीं से थर्ड से ही इस्तेमाल हो जाएगा। ये हो गया dy बाई डी टी, ये y डायरेक्शन पर वेलोसिटी तो बता रहा है dy बाई डी टी, तो इस dy बाई डी टी की जगह पर रूट 2g/y रख दिया, तो रूट 2g/y इंटू रूट 2g/y कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा यहाँ पर हमारा मल्टीप्लाई होकर 2g/y, तो ये आ गया 2g/y। बस इसको हम लोग, ये जो F2 निकल कर आया है, F2 को इस जगह पर पुट कर देंगे और F1 को यहाँ पर पुट कर देंगे, जिससे कि F1 पुट करने पर बन जाएगा m/l yg, और F2 बन जाएगा 2myg/l। और इसको जब हम लोग ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 3myg/l, ये हो गया टोटल फोर्स। तो इस तरीके से हम लोग ने ये वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया, जिसका कि आंसर ए होगा। आई होप जो आज का लेक्चर था वो आपको समझ पे आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।